जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग को आज मैं इनर्शिया को लिख कर ही बताऊंगा। आप लोग समझिएगा इसको। सोचे थे टाइप करवा लूंगा लेकिन नहीं हो पाया है, जिसके वजह से लिख कर ही बताना पड़ेगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, ध्यान देना है। आप लोग इनर्शिया कल देख रहे थे। इनर्शिया जो होता है ये मास पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होती है, मेजरमेंट होती है। और आप लोग पहला नंबर लिखिएगा, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। गति के जड़त्व की बात किया जाए तो इनर्शिया ऑफ मोशन में कहिएगा, इसमें वस्तु हमेशा एक सरल रेखा पर गति की अवस्था में रहना चाहती है। तो इसमें वस्तु हमेशा एक सरल रेखा पर गति की अवस्था में रहना चाहती है। तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत आने वाला एक एग्जाम्पल कह दीजिएगा। गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो देखिएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में कहिएगा, सबसे पहले आप लोग इनर्शिया ऑफ मोशन देखे हैं, उसके बाद में विराम का जड़त्व भी देखेंगे, आपका विराम का जड़त्व भी देखेंगे और दिशा का जड़त्व भी देखेंगे। तो कहिएगा, गति के जड़त्व में वस्तु हमेशा एक सरल रेखा पर गति की अवस्था में रहना चाहती है। जैसे कोई आदमी उधर से दौड़ते हुए आ रहा है, उसको कहिएगा कि अचानक यहाँ रुक जाओ, तो अचानक नहीं रुक पाएगा, थोड़ा दूर आगे चला ही जाएगा। जैसे आप लोग बिहार पुलिस में दौड़ है, तो अब जब आपका समापन सीमा समाप्त हो जाएगा, फिर भी कुछ दूर तक आप लोग दौड़ते रहते हैं। ये बताइएगा, ये बतलाता है, गति के जड़त्व को ही बतलाता है। तो कहिएगा, समापन सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी, कहिएगा समापन सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी, समाप्त हो जाने के बाद भी कुछ दूर तक दौड़ते रहना। ये बताइएगा, गति के जड़त्व को बतलाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर दे दिए, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। कहिएगा, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने से, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने से यात्री का गाड़ी की गति के ही दिशा में, यात्री का गाड़ी की गति के ही दिशा में आगे की ओर झुक जाना, दिशा में आगे की ओर झुक जाना, ये भी बतलाता है, गति के जड़त्व को बतलाता है। तब बताइएगा, गाड़ी चल रही है। आप लोग बताइएगा, गाड़ी में जब आप लोग बैठे रहते हैं, गाड़ी चल रही है, अचानक जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो आदमी गाड़ी के गति के ही दिशा में आगे झुक जाता है। उसका बॉडी आगे की ओर झुक गया, मतलब कि उसका बॉडी कहता है कि अरे भाई, हम गति में हैं तो हमें गति में रहने दीजिए, तो वही आगे की ओर झुक जाता है। तीसरा नंबर में लिख रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा, लंबी कूद कूदना है। लंबी कूद, आप लोग को बिहार पुलिस में दौड़ भी है और लंबी कूद भी है। तो लंबी कूद कूदना है तो तेजी से कुछ दूर से दौड़ते हुए आइएगा, तब लंबी कूद ज्यादा कूदिएगा। इसलिए लंबी कूद ज्यादा कूदिएगा कि उस समय आपके बॉडी को गति में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहिएगा, लंबी कूद कूदने से पहले, लंबी कूद कूदने से पहले तेजी से दौड़ना, लंबी कूद कूदने से पहले तेजी से दौड़ना, ये भी बतलाता है, गति के जड़त्व को बतलाता है।
फिर यहीं पर हम 4 नंबर में दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लंबी कूदने के पहले तेजी से दौड़ना। ठीक इसी प्रकार से घोड़ा जब चलती है और दौड़ती है और अचानक घोड़ा रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी बतलाता है आपका गति के जड़त्व को। चलती हुई गाड़ी से कूदने पर कुछ दूर तक, जब आप चलती हुई गाड़ी से कूदते हैं तो कुछ दूर तक उसी की दिशा में दौड़ते रहने का सलाह दिया जाता है, क्योंकि जब आप चलती हुई गाड़ी से कूदिएगा तो आपका बॉडी भी किस अवस्था में रहेगा, गति की अवस्था में रहेगा। यही कारण है कि चलती हुई गाड़ी से कूदने पर कुछ दूर तक उसी की दिशा में दौड़ते रहना चाहिए। तो कहिएगा, चलती हुई गाड़ी से कूदने पर कुछ दूर तक उसी की दिशा में दौड़ते रहना। उसी के दिशा में दौड़ते रहिएगा तो अपने आप को आप बैलेंस कर लीजिएगा और जिधर जाना है आप जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल गति के जड़त्व को बतलाता है। ये सब का सब एग्जाम्पल न्यूटन के फर्स्ट लॉ का पालन करेगा, क्योंकि जड़त्व का जो हमारा नियम मिला है फर्स्ट लॉ से ही मिला हुआ है। आप आगे आ जाइए। अब हम लोग यहीं पर देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 5 नंबर में कहिएगा कि चलती हुई गाड़ी की छत से सीधे ऊपर की ओर, सीधे एक समान वेग से चलती हुई, एक समान वेग रहेगा तो अच्छा रहेगा, एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी की छत से, यहां पर जोड़ दीजिएगा, एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी, 5वां नंबर में, एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी की छत से सीधे ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का पुनः फेंकने वाले के हाथ में आ जाना। पुनः फेंकने वाले के हाथ में आ जाना, ये बात समझिए आप लोग। एक समान वेग से गाड़ी चल रही है, गाड़ी एक समान वेग से जा रही है और सीधे ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकिएगा तो गाड़ी एक समान वेग से जा रही है और सीधे ऊपर की ओर फेंका गया वस्तु भी एक समान वेग से जाएगा। तो बताइएगा, ये भी एक समान वेग से, गाड़ी भी एक समान वेग से आगे जा रही है, तो पुनः फेंकने वाले के हाथ में ही आएगा। तो फेंकने वाले के हाथ में कब आएगा? जब एक समान वेग रहेगा तब। अगर एक समान वेग रहेगा तो पुनः हाथ में आएगा। यदि एक समान, बताइएगा, एक समान त्वरण की स्थिति में, एक समान त्वरण रहने पर, अगर एक समान त्वरण होता है रहने पर वस्तु गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में गिरेगा। एक समान त्वरण रहने पर वस्तु गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में गिरेगा। मतलब कि अगर एक समान त्वरण रहेगा, अगर एक समान त्वरण है तो सीधे ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में, जैसे मानकर चलिए कि हमारा मुंह इधर में है, इंजन की ओर हमारा फेस है, मुंह है, और गाड़ी एक समान त्वरण से जा रही है, तो सीधे ऊपर की ओर फेंकिएगा वस्तु तो किधर गिरेगा?
पीठ की ओर गिरेगा। किधर गिरेगा? पीठ की ओर गिरेगा, क्योंकि गाड़ी में त्वरण है, लेकिन ये वेग में त्वरण नहीं होगा, सीधे ऊपर की ओर फेंकिएगा तो यहां वाला ही वेग ये प्राप्त करेगा, तो हम आगे चले जाएंगे, गाड़ी के साथ है, और ये पीछे गिर जाएगा। याद रखिएगा, यदि एक समान, आपका देखिएगा एक समान त्वरण रहने पर, सुनिए यदि को हटा दीजिएगा, यहां पर आप देख लीजिएगा, एक समान मंदन, मंदन का मतलब रिटार्डेशन रहने पर, याद रखिएगा वस्तु गाड़ी की गति के, वहां पर छूटा हुआ, देखिए यहां पर छूटा हुआ है, वस्तु गाड़ी की गति के ही दिशा में, गाड़ी की गति के ही दिशा में आगे गिरेगी। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो ध्यान दीजिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक समान वेग से चलती हुई, अगर एक समान वेग होता है तो हाथ में आएगा, एक समान त्वरण रहने पर वस्तु गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में गिरेगी, विपरीत दिशा में अर्थात पीछे गिरेगी। कहां गिरेगी? पीछे गिरेगी, पीछे की ओर गिरेगी। और बताइएगा, एक समान मंदन रहने पर आपका वस्तु गाड़ी की गति की ही दिशा में आगे गिरेगी, गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में पीछे गिरेगी। यहां पर पीछे कर दीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा आपका। यहां पर गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में पीछे गिरेगी तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जो रटने वाले हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, गाड़ी की छत से अगर सीधे ऊपर की ओर वस्तु फेंका गया, अगर हाथ में आ रहा है तो समझना है कि हाथ में आ रहा है तो कहिएगा एक समान वेग है। अगर ऐसे हम बैठे हुए हैं और फेंका गया वस्तु और पीछे गिरता है, पीठ की ओर गिरता है, तो समझना है कि एक समान त्वरण से वस्तु गति कर रहा है, एक समान त्वरण से वस्तु गति कर रहा है। और याद रखिएगा, एक समान मंदन की स्थिति में गाड़ी की गति के ही दिशा में आगे गिरेगी। ये सारा एग्जाम्पल न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आएगा। ये था आप लोगों का गति का जड़त्व था, ये था गति का जड़त्व। आप बताइएगा, गाड़ियों में सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। सीट बेल्ट क्यों लगाया जाता है? तो गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाने का कारण है कि जब आप गति में है, गाड़ी गति में है, अचानक कोई वस्तु गाड़ी के सामने आ जा रहा है, आप ब्रेक लगाइएगा तो आप आगे की ओर नहीं झुक पाइएगा ज्यादा, जिसके लिए गाड़ियों में सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि गति के जड़त्व के लिए अगर देखा जाए तो गति में जब गाड़ी होती है और अचानक कोई वस्तु आगे आ जाता है तो सीट बेल्ट जो होता है आदमी को आगे जाने से रोकता है, जिससे आदमी का बैलेंस गड़बड़ा नहीं जाए, आदमी अनबैलेंस्ड नहीं हो जाए और किसी तरह का कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। सर तरवन कहाँ है जी? त्वरण है, एक्सिलरेशन। त्वरण का मतलब होता है एक्सिलरेशन होती है, जिसको कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। चलिए दूसरा नंबर लिख रहे हैं हम लोग, विराम का जड़त्व लिख दे रहे हैं। विराम का जड़त्व इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह दीजिएगा। विराम का जड़त्व तो कहिएगा इसमें वस्तु हमेशा विराम की अवस्था में रहना चाहती है। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पर देखिएगा एक गिलास हो गया और गिलास के ऊपर में एगो कार्ड रख दीजिए। आप गिलास के ऊपर में एगो कार्ड रख दीजिए, एगो कार्ड रख दिया गया। और बताइएगा गिलास के ऊपर में एगो कार्ड और कार्ड के ऊपर में एगो सिक्का रख दिया गया, क्वाइन रख दिया गया, COIN क्वाइन। और ये हो गया कार्ड, ये हो गया कार्ड हो गया। और याद रखिएगा यहाँ पर बल लगाकर तेजी से इसको मारिएगा
तो कार्ड चला जाएगा और सिक्का बेचारा ज्यों का त्यों यहीं पर नीचे गिर जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो सिक्का यहाँ नीचे गिर गया, मतलब कि सिक्का कहता है कि आपने कार्ड को डिस्टर्ब किया तो कार्ड चला गया, सिक्का को आपने डिस्टर्ब नहीं किया तो सिक्का अपनी विराम की अवस्था को क्या रखेगा, बनाए रखेगा, विराम की अवस्था को बनाए रखेगा। तो अब बताइएगा, यहीं पर हम लोग कह देंगे सिक्का कार्ड का प्रयोग, सिक्का कार्ड का प्रयोग, कार्ड का प्रयोग, तो ये हमारा प्रयोग। तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि इसमें कौन विराम में है। तो कहिएगा कार्ड को आपने डिस्टर्ब किया, कार्ड चला गया और सिक्का बेचारा ज्यों का त्यों यहीं है, नीचे आ जाएगा, हट जाएगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, जिसके कारण नीचे आ जाएगा। तो ये भी हमारा विराम के जरूरत को बतलाता है। ठीक इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाते हैं। कहिएगा कैरम बोर्ड के, कैरम बोर्ड के खेल में, बोर्ड के खेल में गोटियों का प्रयोग, खेल में गोटियों का प्रयोग, गोटियों का प्रयोग आप लोग बताइएगा। कैरम बोर्ड का खेल देखे होंगे, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में गोटियों का छल्ली लगा दीजिए, कैरम बोर्ड वाले खेल में गोटियों का क्या लगा दीजिए, छल्ली लगा दीजिए, ढेर लगा दीजिए और स्ट्राइकर गोटी से मारिएगा। तो स्ट्राइकर गोटी से अगर मारिएगा तो जिससे जाकर लगेगा, स्ट्राइकर गोटी जिससे जाकर लगेगा उसको लेकर चला जाएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तब ना, ऑब्जेक्टिव होता। अरे सब क्वेश्चन ही बन रहा है, ये सारा का सारा क्वेश्चन ही है ये सब का सब इसका सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है। कैरम बोर्ड के खेल में गोटियों का प्रयोग, ये भी आपका बताइएगा। जिस गोटी से जाकर लगेगा वो स्ट्राइकर गोटी लेकर चला जाएगा, बाकी गोटी ज्यों का त्यों रहेगा, ये विराम के जरूरतों को बतलाता है। ठीक इसी प्रकार से कहिएगा गाड़ी के अचानक चलने से, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, अचानक देखिए गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी अचानक जब आगे जाएगी तो आपका बॉडी पीछे की ओर झुक जाएगा। आपका बॉडी कहता है कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम पहले वाली अवस्था को प्राप्त करना चाहेंगे। तो बॉडी कहता है कि हम पहले विराम में थे तो हम विराम में ही रहेंगे। यही कारण है कि गाड़ी आगे जाती है तो उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, जिधर गाड़ी बल लगाती है उसके विपरीत दिशा में झुक जाता है। तो कहिएगा गाड़ी के अचानक चलने से, अचानक चलने से यात्री का गाड़ी की गति के विपरीत दिशा अर्थात पीछे की ओर झुक जाना, पीछे की ओर झुक जाना, ये झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है, झुक जाना। ये बताइएगा, ये विराम के जरूरत को बतलाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के मोशन को बतलाता है। ठीक इसी प्रकार से बताइएगा गाड़ी के अचानक चलने से यात्री का गाड़ी की गति के विपरीत दिशा, गाड़ी की गति के विपरीत दिशा अर्थात पीछे की ओर, गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में, गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में अर्थात पीछे की ओर झुक जाना। ठीक इसी प्रकार से देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक चादर है, कंबल है, दरी है, कारपेट है, कारपेट समझ लीजिए। तो बताइएगा उसको अगर छड़ी से पीटते हैं हम लोग, छड़ी से ऐसे मारते हैं, ध्यान दीजिएगा, मानकर चला जाए सपोज दैट कि यही है हमारा, ये हमारा कोई चादर हो गया और इस पर हम लोग ऐसे छड़ी से ऐसे पीटते हैं तो धूल धक्कर जो है यहाँ सटा हुआ धूल कण है, तो यहाँ सटा हुआ धूल कण है, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और निकल कर वहीं क्या कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। वो निकल कर यहाँ नीचे गिर जाएगा। तो ये बताइएगा आप इसको डिस्टर्ब किए हैं, इसको डिस्टर्ब किए हैं, लेकिन धूल धक्कर यहाँ पर है तो ये नीचे आ जाएगा। ये भी विराम के जरूरत को बतलाता है। कर कि गाड़ी के अचानक चलने से यात्री का गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में अर्थात पीछे की ओर झुक जाना। ठीक तो है। कहिएगा दरी, कंबल,
कंबल, कालीन, वही कालीन माने कारपेट होता है, कालीन इत्यादि को छड़ी से पीटने पर, छड़ी से पीटने पर, छड़ी से पीटने पर धूलकण इत्यादि का अलग होकर गुरुत्व के अधीन, अलग होकर गुरुत्व के अधीन गिर जाना, गुरुत्व के अधीन गिर जाना, ये विराम के जड़त्व को बतलाता है। फिर इसी प्रकार से देखिएगा आप लोग, इसी प्रकार से देखिए, अगर हाई वेलोसिटी से अगर अति उच्च वेग से किसी कांच पर, आप लोग देखे होंगे किसी गाड़ियों में छिद्र बन जाता है, शीशा में छिद्र बन जाता है। तो जब हाई वेलोसिटी से अगर किसी कांच पर गोली से प्रहार कीजिएगा, हाई वेलोसिटी वाले गोली से प्रहार कीजिएगा, देखिए हाई वेलोसिटी से गोली से प्रहार कीजिएगा, तो याद रखिएगा, मानकर चला जाए कि ये पूरा कांच हो गया, समझ लीजिए पहले ये पूरा का पूरा कांच हो गया, और जब हाई वेलोसिटी से पत्थर से प्रहार कीजिएगा तो पत्थर जहां पर जाकर लगेगा उसमें छिद्र हो जाएगा, बगल अगल में थोड़ा बहुत दरार जाएगा, लेकिन पूरा शीशा चकनाचूर नहीं होगा। अगर पूरा शीशा चकनाचूर हो जा रहा है तो समझना है कि पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन अगर शीशा में छिद्र हो गया, होल हो गया, थोड़ा बहुत दरार आगे पीछे में थोड़ा बहुत दरार गया, माने पूरा शीशा चकनाचूर नहीं हुआ है, तो समझना है कि पूरा का पूरा माने कि पूरा कण डिस्टर्ब नहीं हुआ है, और जहां तक दरार नहीं पहुंचा है वो कण विराम में है, तो वो कहेगा कि हम विराम में है, तो विराम में ही है, हम पर कोई बल एक्स्ट्रा नहीं लगा जिसके वजह से हम अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं किए हैं। तो बताइएगा, अति उच्च वेग से कांच पर प्रहार करने से कांच में छिद्र हो जाना, कहिएगा अति उच्च वेग से कांच पर प्रहार करने से, कांच पर प्रहार करने से कांच में छिद्र का मतलब होल, कांच में छिद्र हो जाती है तथा अन्य जगह इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा अन्य जगह इसका प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो विराम के जड़त्व को बतलाता है, जो विराम के जड़त्व को बतलाता है। तब बताइएगा, अन्य जगह इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जो किसको बतला रहा है, विराम के जड़त्व को बतलाता है। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा, देखिए पेड़ की टहनी को हिलाइएगा तो सूखी पत्तियां, पके फल आपका इत्यादि गुरुत्व के अधीन गिर जाता है। जैसे दरी, कंबल, कालीन इत्यादि को छड़ी से पीटने पर धूल कण अलग हो गया, उसी प्रकार से पेड़ की टहनियों को हिलाइएगा तो सूखी पत्तियां, पके फल इत्यादि गुरुत्व के अधीन गिर जाएगा, जो विराम के जड़त्व को बतलाता है। तो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां 5 नंबर था, 6 नंबर में देखने जा रहे हैं। देखिए लिखेगा, पेड़ की टहनियों को हिलाने से, पेड़ की टहनियों को हिलाने से सूखी पत्तियां, पके फल इत्यादि का गुरुत्व के अधीन गिर जाना, गुरुत्व के अधीन गिर जाना,
ये सब का सब विराम के जड़त्व को बतलाता है, इनर्शिया ऑफ आपका रेस्ट के जड़त्व को बतलाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आप बता दीजिएगा उसको। किसी आदमी को चादर पर खड़ा कर दीजिएगा, चादर पर खड़ा कर दीजिएगा और चादर को आगे खींचिएगा तो आप आगे की ओर खींच रहे हैं, लेकिन आदमी बताइएगा तो आदमी भी उसके साथ आगे आना चाहेगा, लेकिन उसका बॉडी पीछे की ओर झुक जाएगा। बॉडी कहता है कि हम विराम में हैं, तो किस अवस्था में रहेंगे? विराम की अवस्था में रहेंगे। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल विराम के जड़त्व को बतलाता है। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा, क्या कीजिएगा, यहां पर एक और एग्जाम्पल दे दीजिए आप लोग, एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। अच्छा एग्जाम्पल है, कहिएगा कि कागज की ढेर पर, जैसे मानकर चला जाए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा कागज का ढेर है हमारे पास। देखिए कागज का ये ढेर है और इस पर पानी से भरा एक गिलास रख दिया जाए, पानी से भरा एक गिलास रख दिया जाए और अंदर से एगो हम कागज को निकालते हैं। देखिए अंदर से एगो हम कागज को निकालते हैं, पानी नहीं छलकता है। अगर पानी नहीं छलकता है तो समझना है कि इसके निकालने से इस पर कोई बल नहीं लगा, कोई एक्स्ट्रा बल नहीं लगा। जब ये डिस्टर्ब नहीं हुआ तो क्या पानी बेमतलब का गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। तो कहिएगा कागज की ढेर पर पानी से भरी एक गिलास रखी हुई है। कहिएगा कागज की ढेर पर पानी से भरी एक गिलास रखी हुई है, एक गिलास रखी हुई है। यदि कागज के यदि एक कागज खींची जाए, यदि ढेर से, यहां पर लिख दीजिए, लैंग्वेज बनाइए, यदि ढेर से एक पेपर खींची जाती है तो पानी नहीं छलकता है, पानी नहीं छलकता है, जो विराम के जड़त्व को बतलाता है, जो विराम के जड़त्व को बतलाता है, जो विराम के जड़त्व को बतलाता है। तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए, कागज की ढेर पर पानी से भरी एक गिलास रखा हुआ है, कागज की ढेर पर पानी से भरा हुआ एक गिलास रखा हुआ है, उसमें से एगो कागज को खींचा गया, पानी नहीं छलक रहा है, तो समझना है कि पेपर के खींचने से वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, मतलब कि अपनी अवस्था को हमेशा बना कर रखा है, इसके खींचने से कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ रहा है, जो विराम के जड़त्व को बतलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में आएगा, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के अंतर्गत आएगा। ये सारा का सारा एग्जाम्पल न्यूटन के फर्स्ट लॉ का पालन करेगा, फर्स्ट लॉ का, क्योंकि फर्स्ट लॉ से ही जड़त्व का नियम प्राप्त होती है। अब देखिए तीसरा नंबर दे रहे हैं हम लोग, अब इनर्शिया ऑफ मोशन, आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम यहां पर देने जा रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम तीसरा नंबर में लिखने जा रहे हैं दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, दिशा के जड़त्व की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, देखिए कुछ नहीं करना है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में है कि हम अगर पूरब में जा रहे हैं, पूरब की ओर ऐसे जा रहे हैं, हम पूरब दिशा में जा रहे हैं, हम एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं, चलिए ठीक है भाई। अचानक अगर हम टर्न लेते हैं, अचानक अगर हम यू टर्न लेते हैं, अगर हम अचानक बाईं ओर मुड़ते हैं, दाईं ओर मुड़ते हैं, तो बताइएगा हमारा बॉडी उसके विपरीत दिशा में झुक जाएगा, हमारा बॉडी उसके विपरीत दिशा में झुक जाएगा। तो यहां पर ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को बताया जाता है। इसमें वस्तु अपनी गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है,
कहिएगा इसमें वस्तु अपनी गति की दिशा में, अपनी गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे आप लोग देखिएगा कि यदि कोई वाहन किसी आपका वक्र पथ पर, यदि कोई वाहन किसी वक्र पथ पर दाईं ओर मुड़ता है तो आदमी का शरीर बाईं ओर मुड़ेगा। तो बताइएगा यहां पर अगर कह दिया जाए एग्जाम्पल की बात यहां पर हम लोग करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा, सीधी रेखा पर गतिशील यदि कोई वाहन किसी वक्र पथ पर दाईं ओर मुड़ती है तो गाड़ी में बैठा यात्री बताइए इसके विपरीत दिशा में झुकेगा, बाईं ओर झुक जाएगी, जहां बाईं ओर झुक जाएगी। तब बताइएगा ये बतलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को बतलाता है। सीधी रेखा पर गतिशील यदि कोई वाहन किसी वक्र पथ पर, यहाँ पर यदि कोई वाहन सीधी रेखा पर गतिशील यदि कोई वाहन किसी वक्र पथ पर, यदि कोई वाहन किसी वक्र पथ पर दाईं ओर मुड़ती है तो गाड़ी में बैठा यात्री बाईं ओर झुक जाएगी। तब गाड़ी में बैठा यात्री बाईं ओर झुक जाएगा। तो यहाँ पर बताइएगा ये किसको बतलाता है? तो कहिएगा ये बतलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को बतलाता है। जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोग जब कीचड़ जब हो जाता है और जब गाड़ी चलता है तो चक्का जो होता है, चक्का कीचड़ को देखिएगा गति के दिशा में उछालता है, गति के देखिए ऐसे घूमता है। ऐसे अगर आप लोग कहिएगा कि वृत्तीय मार्ग के लिए देखिएगा, वृत्तीय मार्ग के लिए तो याद रखिएगा वृत्तीय मार्ग पर अगर कोई वस्तु है तो ये इधर भागेगा, ऐसे मुड़ता है, ऐसे मुड़ेगा तो ये इधर आएगा, यहाँ पर ऐसे मुड़ेगा तो इधर भागेगा, ऐसे मुड़ेगा तो इधर भागेगा। इस तरह से ये डायरेक्शन चेंज करता है, ये इस तरह से वो डायरेक्शन को चेंज करता है ये। तो बताइएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था ये। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से हम लोग बहुत तरह का आजकल सवाल भी पूछा जा रहा है। मतलब कि जब कोई वस्तु किसी विशेष दिशा में गतिमान हो तो स्वयं अपनी दिशा में परिवर्तन उत्पन्न, माने कि वो विरोध करती है कि हम अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आपका रस्सी से एक पत्थर को बांधकर उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि अचानक रस्सी अचानक टूट जाए तो पत्थर दिशा के जड़त्व के कारण वृत्त की स्पर्शरेखीय दिशा में गतिमान हो जाएगा, स्पर्शरेखीय दिशा में गतिमान हो जाएगा। ये अगर अचानक ही अगर ये टूट जाता है, देखिएगा अचानक अगर ये टूट जाता है रस्सी तो ये इधर की ओर भागेगा पत्थर। यहाँ पर अगर आकर टूट जाता है तो उधर भागेगा ये पत्थर। अगर यहाँ पर आकर टूट जा रहा है तो इधर भागेगा ये पत्थर, ऐसे घूम रहा है तो
तो ये बतलाता है दिशा के जड़त्व को बतलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को बतलाता है ये। तो अब बताइएगा जड़त्व का जितना भी एग्जाम्पल होगा, चाहे गति का जड़त्व हो, आप लोग देखते होंगे चाकू को तेज कर धार लगवाने जाते होंगे, पहले आता था चाकू को या छुरी को तेज करने वाला मशीन आता था, तो जब उस पर रखिएगा तो चिंगारी गति के दिशा में भागता था, गति के दिशा में ऐसे भागता था, तो मतलब कि वहां पर गति के आपका यहाँ पर वो आपका दिशा के जड़त्व को बतलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को वो बतलाता है। तो सीधी रेखा पर गतिशील यदि कोई वाहन किसी वक्र पथ पर दाईं ओर मुड़ती है तो गाड़ी में बैठा यात्री बाईं ओर झुक जाएगा। यहाँ पर ये डायरेक्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को बतलाता है। ये सारा का सारा एग्जाम्पल न्यूटन के फर्स्ट लॉ का पालन करता है। तो ये था आप लोग का जड़त्व। किसी बताइएगा जड़त्व का मेजरमेंट कौन करता है? तो द्रव्यमान करता है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा, कोई दिक्कत यहां से नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे आते हैं, हम लोग संवेग लिखते हैं। संवेग, संवेग का मतलब हो गया मोमेंटम। रेखीय संवेग भी होती है मोमेंटम, मोमेंटम इसको रेखीय संवेग भी कह सकते हैं पी। तो याद रखिएगा किसी वस्तु का संवेग जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो कहिएगा मास इंटू द्रव्यमान, किसी वस्तु का संवेग जो होता है p बराबर होता है mv के बराबर। तब p बराबर mv मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होती है। इसका अगर यूनिट पूछा जाएगा कि यूनिट क्या होता है तो कहिएगा kg मीटर सेकेंड -1, ये इसका यूनिट हो गया। और इसका बीमा पूछा जाएगा कि डायमेंशन क्या होगा तो mLt-1 होती है, ये इसका बीमा हो गया, डायमेंशन हो गया। लेकिन हाँ ये राशि जो होता है सदिश होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें परिमाण भी होता है, इसमें दिशा भी होती है। देखिए किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुना कर दिया जाए तो संवेग निकल जाएगा। एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि 2m द्रव्यमान वाली एक वस्तु, 2m द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2m द्रव्यमान वाली एक वस्तु v/2 वेग से v/2 वेग से गतिशील है, तो वस्तु का संवेग संवेग p क्या होगा? तो वस्तु का संवेग p क्या होगा? जल्दी जल्दी बतलाइए, जल्दी बताइएगा कितना हो जाएगा। तो कहिएगा कि 2m द्रव्यमान वाली एक वस्तु v/2 वेग से गतिशील है, तो वस्तु का संवेग p क्या होगा? जल्दी बतलाइए आप लोग। अरे भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाइए आप लोग। सूत्र जानते हैं p बराबर mv से, तो यहाँ मान भर दीजिए। m के जगह पर लिखा हुआ है 2m है, तो 2m और v के जगह पर दिया हुआ है गुने v/2 है, तो कहिएगा mv के बराबर। यही प्रश्न का जवाब बन गया, यही तो हो गया आपके प्रश्न का जवाब। mv हो जाएगा, mv ना रहेगा। कहेगा कि mv होगा कि mv/2 होगा कि 2mv होगा, कितना होगा? तो mv हो जाएगा। यहीं पर अगर हम द्रव्यमान दे दिए रहते तो द्रव्यमान kg में रहता, वेग मीटर पर सेकेंड में रहता, तो संवेग का कह देते kg मीटर सेकेंड -1 हो जाता, संवेग का हो जाता। एक बात बताइएगा, ये संवेग जो होता है p द्रव्यमान और वेग दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, अगर वेग घटेगा तो संवेग भी घटेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि m द्रव्यमान तथा v वेग वाली एक वस्तु का संवेग m द्रव्यमान तथा v वेग वाली एक वस्तु का संवेग p1 है। यदि
यदि m द्रव्यमान तथा v वेग वाली एक वस्तु का संवेग p1 है, यदि 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 वस्तु के वेग को v/2 कर दी जाए तो संवेग P2 का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल, खाली आपको हम लैंग्वेज में उलझा दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। खाली आपको हम लैंग्वेज में उलझाए हैं यहाँ पर और कुछ नहीं किए हैं। m द्रव्यमान तथा v वेग वाली एक वस्तु का संवेग P1 है। यदि वस्तु के वेग को v/2 कर दी जाए तो संवेग P2 का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है। अरे भाई, यहाँ पर सिंपल सा सवाल दिया हुआ है कि यहाँ पर P1 बराबर आपसे कह दे रहा है कि m भी हो गया, और बताइएगा P2 बराबर कह दिया जा रहा है, तो कह दिया जाए कि m तो वही रहेगा, यहाँ पर कहिएगा v/2 हो गया, तो कहिएगा m भी और गुने 1/2 और m भी के जगह पर कह दीजिएगा यहाँ पर P1/2 कर दीजिएगा। P1/2 पहिल का मान का आधा हो जाएगा, सही बात है, mv/2 हो जाएगा। mv/2 माने कि P1/2 हो जाएगा। आंसर हो गया। अगला एक और सवाल लिख दीजिए आप लोग, फटाफट बना दीजिए इस सवाल को भी। आप लोग इस सवाल को भी फटाफट बना दीजिएगा। सौ ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। जल्दी जल्दी बतलाइए आप लोग। तो वस्तु का संवेग क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट बतलाइए क्या होगा। वस्तु का संवेग क्या होगा। व्हाट इज इट्स मोमेंटम। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा। सोल्यूशन में आ जाइए आप लोग, सोल्यूशन में आइए, कुछ नहीं करना है। m का मान दिया हुआ है, m का मान है 100 ग्राम है दिया हुआ, 100 ग्राम दिया हुआ है, तो पहले इसको केजी में बदल दीजिएगा। 100 बटा कहिएगा 1000 माने 1/10 केजी हो गया। और द्रव्यमान वेग दिया हुआ है, v का मान ठीक है 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तब p बराबर आप mv से निकालिएगा। तो आप बताइएगा यहाँ p बराबर mv से, तो यहाँ m का मान हो गया 1/10 और गुने 2 कर दीजिएगा, तो कह दीजिएगा 1/5 माने 0. आएगा 2, 0.2 केजी मीटर सेकेंड -1। आपके प्रश्न का ये जवाब हो गया। 0. आएगा 1/5 आएगा, 0.2 आएगा, ये ना आंसर आएगा। खाली आप लोग कहते हैं कि चंपारण से कौन है, वेस्ट बंगाल से कौन है, नैनीताल से कौन है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो थोड़ा माइंड आप लोग कंसंट्रेट कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। इधर उधर माइंड मत लगाइए, इधर उधर माइंड लगाइएगा तो बस लिपापोती हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तब तो आपको फिर से दोबारा इंतजार करना पड़ेगा बिहार पुलिस का। और इतनी ज़्यादा वैकेंसियां हैं, इसमें अपना एक सीट तो सिक्योर कीजिए भाई, अपना एक सीट तो कम से कम लीजिए ताकि बढ़िया रहेगा। चलिए बाकी कल हम लोग देखेंगे, कल के क्लास में देखेंगे। आज इतना ही। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ओके।